Hi, welcome to my channel NG Medicals. Today we are going to see a new lecture which is respiratory failure. अभी तक अगर आपने मेरे lectures को नहीं पढ़ा है तो प्लीज इन्हें देखिए, पढ़िए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं. टुडे हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है एंड व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हाउ वी कैन मैनेज इट. ओके, सो इन दिस लेक्चर सिंपली रेस्पिरेटरी फेलियर तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रेस्पिरेटरी फेल हो रहा है. तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि मे बी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है, विच विल डायरेक्टली लीड अस टू द डेथ. ठीक है, सिंपल सी चीज है. अगर हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेंगे, तो इट विल लीड टू दी डेथ. सो नाउ हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो क्या रही है. ओके, सो एज पर द इंट्रोडक्शन, तो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है क्या मेनली, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और ना ही हम प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पा रहे हैं. तो सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारे ऑर्गन्स वर्क नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा तो हमारे अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी और हमें कार्डियक फेलियर होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे. डेफिनेशन देख लेते हैं. तो रेस्पिरेटरी फेलियर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा सिम्टम है या सिंड्रोम है जिसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करके फेल हो रहा है. फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है. धीरे धीरे वो उसका काम सप्रेस होते जा रहा है. सप्रेस होते होते एट लास्ट क्या कंडीशन आ गई है कि वो फेल हो गया. चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हो या ऑक्सीजन सप्लाई को अंदर लेना हो, ठीक है, चाहे वो एक्सहेल करना हो चाहे इनहेल करना हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हो रहा है फेल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स में. तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर. फर्स्ट है हमारा हाइपोक्सीमिया. इफ वी ब्रेक दिस वर्ड, व्हाट विल हैपन? हाइपो मींस कम, लेस, है ना. हम सब जानते हैं हाइपर मीन्स एक्सेसिव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, एंड हाइपो मीन्स हो जाता है कम. ठीक है, तो यहाँ पे कम क्या हो रहा है, इस ओ को कॉमन ले लेते हैं. ऑक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन, राइट. यहाँ पे डिक्रीज हो रही है क्या, ऑक्सीजन सप्लाई. कहाँ पे? हमारे बॉडी के अंदर. तो लो ऑक्सीजन इनटू द ब्लड हो रहा है, हाइपोक्सीमिया का मीनिंग होता है. बट देयर इज नो इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप इंक्रीज हो जा रहा है, बस ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा है. ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारा जो एक्चुअली नॉर्मल ऑक्सीजन का जो अंदर प्रेशर होता है वो होता है 75 से 100 mm ऑफ Hg. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि लेस देन 60 हो जा रहा है रेस्ट करने पे. तो हम सब जानते हैं कि जब हम मूव करते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन लेती है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीजन टेकिंग एबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हम प्रॉपर काम कर सके और हमें डिस्निया ना हो. ठीक है, बट यहाँ पे रेस्ट करने पर भी इतना कम ऑक्सीजन हो रहा है, लेस देन 60 mm ऑफ Hg हो रहा है, जबकि हमारा होना कितना चाहिए था, 75 से 100 mm ऑफ Hg होना चाहिए था. सीवियर निमोनिया, तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, ऐसा निमोनिया की कंडीशन में हो सकता है या अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में हो सकता है. तो हम सब जानते हैं कि निमोनिया क्या है. निमोनिया इज अ कंडीशन इन विच आर लाइक लंग पैरेन्काइमा, ये जिसे हम एल्वोलाइज कह सकते हैं. हम सब जानते हैं कि एल्वोलाइज हमारी कहाँ होती है, हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स से अटैच होती है. तो ये जो हमारी ट्रैकिया है, इससे निकले हमारे ब्रॉड पाइप. ठीक है, उस ब्रॉड पाइप से हमारे पतले पतले पाइप्स निकले, एकदम छोटे छोटे लेस वॉल्यूम वाले पाइप्स निकले. उन लेस वॉल्यूम वाले पाइप्स से अटैच होते हैं हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम एल्वोलाइज बोलते हैं. और ये एल्वोलाइज क्या करते हैं, ये एल्वोलाइज डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कराने में हेल्प करते हैं. ये एक्सचेंज करते हैं CO2 और O2 को ब्लड से. ठीक है,
ब्लड से लेते हैं CO2 को और बाहर निकालते हैं। इसी यहाँ से CO2 जाता है और बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन भी यहीं से आता है और एल्वोलाइज के थ्रू हमारे ब्लड सप्लाई में ट्रांसफर हो जाता है। तो निमोनिया में क्या हो रहा है, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये फेल हो जाएंगे तो सिंपल सी चीज है कि हमारे जो एक्सचेंज करने की प्रोसेस है वो भी फेल हो जाएगी। देन हमारा जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ये एक सीवियर कंडीशन होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लंग्स का फंक्शनिंग, जो लंग्स की फंक्शनिंग एबिलिटी है वो कह सकते हैं फेल हो जाती है, डायरेक्ट वो फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? हो सकता है लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, कोई सीवियर कंडीशन ऐसी आ गई हो जिससे पूरा लंग हमारा अफेक्टेड हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 में हमारा क्या है, हाइपर कैप्निया या कैप्निक, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। हाइपर मींस इंक्रीज, जैसे हाइपो मींस डिक्रीज होता है, हाइपर मींस इंक्रीज होता है। कैप्निक या कैप्निया मींस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती चली जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए वेस्टेज है। वंस इट इज इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, द टॉक्सिसिटी विल डायरेक्टली इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो डायरेक्ट इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं COPD में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। तो कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा? मे बी पाइप्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, है ना। इसमें दो कंडीशन आती है, मैं आपको पहले पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एम्फाइसीमा क्या है? COPD दो चीजों से मिलकर बना है, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें एम्फाइसीमा का मीनिंग होता है डैमेज ऑफ द एल्वोलाइज वॉल। तो ये हमारी जो एल्वोलाइज, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एल्वोलाइज है हमारी बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनकी वॉल्स डैमेज हो जाती है। ये देखिए, जब इनकी वॉल्स डैमेज हो जाएगी तो अंदर पस हो जाएगा और ये अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। एंड जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। जो हमारे ब्रोंकाइज हैं, ये जो हमारे ब्रोंकियल हैं, ये जो ट्यूब्स थे जिनसे एल्वोलाइज अटैच होती हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। तो ये दो हमारे टाइप्स हो जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज, देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं, ऐसी कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 पार्ट में डिवाइड है, अपर में, लोअर में, ठीक, एल्वोलाइज में, एल्वोलियर में पर्टिकुलर, एंड CNS कॉजेज में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपर देखेंगे। सो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में हमारा क्या क्या आ जाता है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो हमारा आ जाता है नोज, माउथ, फेरिंग्स, ट्रैकिया, सॉरी एंड लैरिंग्स, ठीक है। ये 4 चीजें हम अपर में काउंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। अपर वाली नोज हो गई, ये नेजल एरिया हो गया, नोज हो गई, आपका माउथ का एरिया होगा जिसे हम ओरल कैविटी बोलते हैं। देन हमारे ये जो पोर्शन है जहां पे कह सकते हैं कि एपिग्लॉटिस होता है हमारा, एंड वॉइस बॉक्स होता है हमारा, ठीक है। ये एरिया हमारा लैरिंग्स के अंदर आता है, एंड हमारा लैरिंग्स के पीछे जो पोर्शन होता है फेरिंग्स, वो एरिया। ये सारी चीजें हम अपर में काउंट करते हैं। तो अब देखते हैं कि इन सारी चीजों में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जो ये ब्लॉक हो जा रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लैरिंगोमलेशिया। तो मैं आपको पहले इमेज दिखाती हूँ कि लैरिंगोमलेशिया है क्या। पिछले वाले स्लाइड में इमेज है इसकी, ये देखिए, ये लैरिंगोमलेशिया है। तो लैरिंगोमलेशिया में क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि ये कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, बाय बर्थ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसमें होता क्या है कि सॉफ्टनिंग ऑफ द लैरिंजियल एरिया, ठीक है। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है वो जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वोकल कॉर्ड आगे चल के ब्लॉक हो जाती है। ओके, पार्शियली ब्लॉक हो सकती है, कंप्लीटली ब्लॉक भी हो सकती है। तो एविडेंस बाय कैसे हमें पता चलेगा, नॉइसी ब्रीदिंग हमें पता चलेगी और बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उस पर्सन को जिसके साथ ये क्रिएट हुई है प्रॉब्लम, ठीक है। तो लैरिंगोमलेशिया क्या है, एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा लैरिंग्स है वो बहुत सॉफ्ट है, उसकी मसल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जो कि बाद में इतनी सॉफ्ट हो जाती है
कि वो हमारे वॉइस बॉक्स को ब्लॉक कर देती है एंड हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने आपको बताया ना कि ब्लॉकेज हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। इसमें भी मैं पीछे ही दिखाऊंगी। तो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस का मीनिंग होता है, सबग्लॉटिक मीन्स जो हमारे एपिग्लॉटिस है उसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस कहाँ पे है हमारी? ये हमारी एपिग्लॉटिस है। हम सब जानते हैं कि एपिग्लॉटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हमारे कहाँ होता है? माउथ के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा गया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी निकला किसमें? हमारे ट्रैकिया में ओपन होगा, पहले हमारे लैरिंग्स में होगा। तो लैरिंग्स के जस्ट पीछे हमारा इसोफेगस होता है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, और इसोफेगस के आगे हमारा होता है लैरिंग्स, ठीक है, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारी हो गई, सॉरी, एडम्स एप्पल, ठीक है। तो एडम्स एप्पल के जस्ट ऊपर हमारा होता है एपिग्लॉटिस, जिसको हम बोलते हैं एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोज होता है जब हम कुछ खाते हैं। जैसे हमने कुछ खाया, ठीक है, तो एपिग्लॉटिस हमारा क्या करेगा? क्लोज हो जाएगा, ऐसे बंद कर देगा। कहाँ पे क्लोज हो जाएगा? ये कवर कर देता है हमारा लैरिंग्स को, जिससे कि वो फूड या वो वाटर जो है हमारे लैरिंग्स के अंदर ना जाए और ट्रैकिया के अंदर ना जाए, क्योंकि ट्रैकिया डायरेक्ट ओपन किसके अंदर होता है? लंग्स के अंदर ओपन होता है। तो अगर फूड और वाटर जो है लंग्स के अंदर चला जाएगा तो हम एस्पिरेट कर जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है कि ये वैसे तो ऐसे ओपन रहता है, जैसे ही फूड आया, फूड ने इसको टच किया, इसने क्या किया? अपने आप को ऐसे करके यहां से आके इसने अपने आप को गिरा दिया। किसके ऊपर गिरा दिया? लैरिंग्स के ऊपर गिरा दिया और लैरिंग्स को पूरा क्लोज कर दिया। तो ओपन क्या रहेगा? ओपन सिर्फ इसोफेगस रहेगा। तो जितनी भी चीज होगी वो कहाँ जाएगी? इसोफेगस के अंदर जाएगी। और इसोफेगस किसके अंदर जाके ओपन होता है? वो ओपन होता है हमारे एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा आपको? ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि तो सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस मीन्स क्या हो रहा है कि ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के नीचे वाला जो पोर्शन है वो एबनॉर्मल उसका साइज हो गया है, वो बंद हो चुका है, ब्लॉकेज है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं नैरो एयरवे, ठीक, बिलो द वोकल कॉर्ड एंड अबव द ट्रैकिया। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर और वोकल कॉर्ड के जस्ट नीचे जो है एक स्टेनोसिस बन गया है, एक पतला पोर्शन नैरो हो गया है एरिया, जो कि बाद में ब्लॉकेज का काम कर सकता है। कुछ भी पस फॉर्मेशन हुआ तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पस हुआ तो हाफ रास्ता खुला हुआ है, बट अगर यहाँ पे पस हुआ तो पूरा रास्ता ब्लॉकेज हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी नैरो है। नेक्स्ट है लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। तो लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस को अगर हम ब्रेक करें, लैरिंगो मीन्स लैरिंग्स, ट्रैकियो मीन्स ट्रैकिया, ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इनटू द लाइनिंग, ठीक। इसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन इनटू द लैरिंग्स में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ट्रैकिया में भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो रहा है, और साथ में ब्रोंकाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो रहा है। तीनों में एक साथ ही इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हर जगह ब्लॉकेज हो जा रहा है, ठीक है। देन ट्रैकियाइटिस एंड एपिग्लॉटाइटिस, ठीक है। तो आइटिस लगा है तो सिंपल सी चीज है, इन्फ्लेमेशन हो गया। कहाँ पे हो गया? ट्रैकिया में और एपिग्लॉटिस दोनों की जगह पे इन्फ्लेमेशन हो गया और उसने क्या किया? ब्लॉकेज कर दिया एयरवे को। देन नेक्स्ट है रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस। रेट्रो मीन्स बैक साइड, फेरेंजियल मीन्स फेरिंग्स में, ठीक, एप्सिस मीन्स पस फॉर्मेशन। तो रेट्रो मीन्स बैक साइड, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा फेरेंजियल एरिया हो गया, ये यहां से ये पूरा पोर्शन हमारा यहां तक फेरिंग्स हो गया, ठीक है। तो रेट्रो मीन्स बैक साइड, यानी यहां पे इन्फेक्शन हुआ होगा। फेरेंजियल मीन्स फेरिंग्स, राइट। एप्सिस मीन्स पस फॉर्मेशन। तो आप समझ गए होंगे, यहां पे ना होके इस पीछे वाली लेयर पे इन्फेक्शन हुआ है। तो चाहे इन्फेक्शन इधर हो चाहे इन्फेक्शन इधर हो, ब्लॉकेज तो होना ही है। देन एक्यूट हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, देखिए इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स हो रहे हैं, ये देखिए। अब जब एक्यूट हाइपरट्रॉफिक मींस क्या होता है? हाइपर मींस बहुत ज्यादा, ट्रॉफिक मींस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। तो इस सेल्स का साइज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने क्या किया? टॉन्सिल एरिया में पूरा ब्लॉकेज कर डाला है। ये देखिए यहाँ पे अब
अगर ये इससे भी सीवियर हो जाएगा तो ये और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, और ये एट लास्ट क्या होगा, यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा। डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया इज एक्यूट, कह सकते हैं, थ्रोट मसल इन्फेक्शन होता है कि थ्रोट में जितनी भी मसल होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि इन्फेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो वो इन्फ्लेमेशन और पस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फॉरेन बॉडी या ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुआ है तो ट्रॉमा कहाँ पे हुआ होगा? हो सकता है ट्रॉमा डायरेक्ट किस पे हो गया हो, यहाँ पे हो गया हो, ट्रैकिया की तरफ हो गया हो, या ट्रॉमा की वजह से अंदर इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड पस फॉर्मेशन हो गया हो, या कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई भी स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या क्लेप्सिला निमोनिया या इन्फ्लुएंजा वायरस, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हुआ, वो अटैक होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये था हमारा अपर रेस्पिरेटरी का। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अभी तक मैंने आपको जितने भी डिजीज कंडीशन लेक्चर्स में पढ़ाई हैं, जैसे हमारा ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसिमा हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, सीओपीडी हो गया, ठीक, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या है, सीवियर कंडीशन है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो ये सारी चीजें सीवियर कंडीशन में आती हैं जो कि हमारे लंग्स को अगर अफेक्ट करेंगी, तो सिंपल सी चीजें, लंग्स के अंदर जितने भी चीजें हैं उन सबको अफेक्ट करेंगे। और हम सब जानते हैं कि मेन जो गैसियल एक्सचेंज का फंक्शन है वो कंप्लीट हमारे लंग्स करते हैं। तो लंग्स में कहीं पर भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ और वो अगर सीवियर कंडीशन में गया तो लंग्स को ब्लॉकेज करेगा ही करेगा। तो ब्रोंक्यूलाइटिस है क्या? ब्रोंक्यूलाइटिस क्या है? इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जो कि हमारे ये जो छोटे छोटे पाइप से ब्रांचेस है ब्रोंकाइस की, उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट है अस्थमा। तो अस्थमा में क्या हो रहा है? अस्थमा में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, उनका साइज कम हो जाता है, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए अस्थमा वाले पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, राइट? क्योंकि उनके जो गैसियल एक्सचेंज का जो फंक्शन कर रही है हमारी एल्वोलाइज, उनका साइज कम हो गया है, तो वो स्लो फंक्शन कर पाती है। ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी का अटैक मैं आपको बता चुकी हूँ। एल्वोलियर और प्लूरल डिजीज, ठीक, एल्वोलियर तो हमारी एल्वोलाइज ही हो गई जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड प्लूरल डिजीज मींस होता है जो हमारी प्लूरा होती है। प्लूरा क्या है? प्लूरा जो है वो हमारे लंग्स के आसपास की लेयर होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। तो इस प्लूरा एक नहीं होती है, प्लूरा दो होती है, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा का मीनिंग, आउटर प्लूरा का नेम है पैराइटल प्लूरा और इनर प्लूरा का नेम है विसरल प्लूरा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। अगर उसके अंदर कोई भी इंफेक्शन हुआ तो विच विल लीड टू द प्लूरल इफ्यूजन, मींस एबनॉर्मल फ्लूइड और पस का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे प्लूरल कैविटी में, और वो इतना ज्यादा एरिया कवर कर लेती हैं कि हमारे मेन जो लंग्स का एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है और लंग कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंग जो है सिकुड़ गया है, तो अब ये सिकुड़ गया है तो अरेस्ट हो गया है लंग, तो ये कोई काम नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है इम्फाइमा। सो इम्फाइमा क्या है? इट इज अ पस फॉर्मेशन इनटू द प्लूरल कैविटी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लूरा में कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से पस हुआ, उस पस की कंडीशन को हमने क्या बोल दिया है? इम्फाइमा। याद रखिएगा, इम्फाइसिमा और इम्फाइमा दो अलग चीजें हैं। तो इम्फाइसिमा क्या थी? इम्फाइसिमा में एल्वोलाइज में की लाइनिंग में पस फॉर्मेशन हो रहा था, और इम्फाइमा में प्लूरल कैविटी में पस फॉर्मेशन हो रहा है। देन न्यूमोथोरिक्स क्या है? ये हो गया न्यूमोथोरिक्स। ठीक, तो न्यूमोथोरिक्स क्या है? कोलैप्स्ड लंग, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। देन ARDS का फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें डायरेक्ट हमारा लंग फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं CNS कॉजेज में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे लंग्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं? तो सिंपल सी चीजें, हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, CNS है, वही सारी चीजें हैंडल करता है, वही हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। हमारी बॉडी में इंपल्सेस जनरेट होती है, तब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और हम कोई काम कर पाते हैं। तो जब CNS में कोई अफेक्शन हो जाएगा तो सिर्फ लंग क्या, पूरी बॉडी का जो है वो डिस्टरबेंस हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे लंग्स पे फोकस करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी इंफेक्शन, इंजरी, ट्रॉमा या सीजर हुआ,
सीएनएस में, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे इम्पल्सेस को अफेक्ट करेगा और हमारे जो बॉडी का फंक्शन है वो डिले हो जाएगा। मसल डिस्ट्रॉफीज, तो मसल डिस्ट्रॉफीज क्या है, it we can say that it is a genital या जेनेटिक, सॉरी जेनाइटल बोल दिया मैंने, जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक। तो जेनेटिक डिजीज इसमें होता क्या है, जीन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक डिजीज हो जाती है। इसमें होता क्या है, मसल का जो मास है, ठीक, मसल की जो कैपेबिलिटी है, जो उसका प्रॉपर एरिया है, जितना वो होना चाहिए, जितना उसका साइज होना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं होता है, मसल मास कम हो जाता है ब्रेन में। ओके, देन नेक्स्ट है पॉलीमायोसाइटिस। सो पॉलीमायोसाइटिस मीन्स मसल, इसमें देखिए आइटिस लगा है, तो आइटिस मीन्स इन्फेक्शन। तो इसमें हो क्या रहा है कि ब्रेन के मसल्स में इन्फेक्शन हो रहा है, लेटर ऑन वो इन्फेक्शन क्या करता है, ब्लड सप्लाई में चला जाता है और ब्लड वेसल्स को भी ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। देन कंजेनाइटल मायोपैथीज या मसल फैटिग। तो कंजेनाइटल मायोपैथीज मीन्स जो कि हमें बाय बर्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या हम कह सकते हैं कि मसल वीकनेस हो रहा है कंजेनाइटली, पहले से ही मसल वीकनेस है स्टार्टिंग से ही ब्रेन का, जो कि ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। तो सिंपल सी चीज है, लंग्स अफेक्टेड है तो डिस्निया होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, मेंटल स्टेटस इम्पेयर्ड हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, हमारा ब्रेन भी डिसफंक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, इम्पल्सेस प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पा रही है, तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। सिंपली हेडेक होगा क्योंकि हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एंड वी आर टेकिंग टू मच लाइक टेंशन। देन टैकीकार्डिया हो सकता है क्योंकि कार्डियक पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। पैपिलोएडेमा हो जाएगा। सो इसमें क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है आई मसल में, ये हमारी जो आई मसल है उसमें स्वेलिंग हो जा रही है क्योंकि हमारे सीएनएस भी डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक। आई मसल कौन सी होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअल, हम एक्टिविटी जितने भी विजुअल देखते हैं आई से अपनी, तो सिंपल सी चीज है, आई मसल में कोई अफेक्शन हो रहा है तो हमारी विजुअल कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हेडेक होगा। ये देखिए, हेडेक होने के रीजन एक ये भी है। देन साइनोसिस होगा बिकॉज देयर इज अ इनप्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। देन ट्रिमर्स हो सकता है। तो ट्रिमर्स क्या है, एबनॉर्मल शेकिंग ऑफ द मसल, मसल शेकिंग हो रही है एबनॉर्मल, या एबनॉर्मल रिदमिक कह सकते हैं, डिसऑर्डर होगा मसल्स का, पूरी बॉडी की कोई भी मसल एक्स्ट्रा शेक करने लगेगी क्योंकि मसल वीकनेस हो रही है। नाउ ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी डिजीज फिक्स नहीं है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सो हम यहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे क्योंकि डिजीज कंडीशन में आपको पहले ही एक्सप्लेन सारी कर चुकी हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो आई थिंक अगर आपको पर्टिकुलर डिजीज का जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। सो मेनली हमें ABCDE पे फोकस करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं व्हाट इज दिस ABCDE? सो A for airway, B for breathing, C for circulation, D for drugs and E for emergency care. ओके, तो एयरवे हमें सबसे पहले मेंटेन करके रखनी है क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्निया हो रहा है और हम अभी नहीं जानते हैं कि कंडीशन कितनी सीवियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें उसकी एयरवे मेंटेन करके रखनी है। एयरवे हम मेंटेन करेंगे तो ब्रीदिंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। हमें उसको प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है जिससे कि उसके एयरवे इस केपेबल हो जाए कि अच्छे से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर सके, ठीक है, अच्छे से वो ब्रीथ कर सके, ठीक है। तो एयरवे अगर हमने पोजीशन देके मेंटेन किया तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और ब्रीदिंग के लिए हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करवा सकते हैं, वो बात की बात है। पहले हम ऑक्सीजन सप्लाई देंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन भी हमें मेंटेन करके रखना है क्योंकि प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, मे बी बहुत ज्यादा अफेक्शन हो रहा है। पल्मोनरी, हम जानते हैं कि जो लंग्स है हमारे वो ब्लड को
प्यूरिफाई करके देन हमारे हार्ट में भेजता है, देन हार्ट हमारा उसको पंप करता है और ऑल ओवर द बॉडी में भेजता है। तो जब हमारे पल्मोनरी यानी हमारे लंग्स अफेक्शन हो रहे हैं तो हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होके कार्डियक में नहीं जा पा रहा है, और जो नहीं जा पाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इस सर्कुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से हमें कार्डियक फेलियर हो सकता है, क्योंकि कार्डियक को फूड नहीं मिलेगा। फूड क्या है, ब्लड है। ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो कार्डियक को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हार्ट को, तो वो कार्डियक फेलियर हो जाएगा। देन ड्रग थेरेपी हमें प्रोवाइड करनी है एज पर द डिजीज कंडीशन। जैसी भी डिजीज कंडीशन है उसी के बेसिस पे हम ड्रग्स थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। देन इमरजेंसी केयर हमें देनी है, क्योंकि मे बी उसको डिस्निया इतना ज्यादा हो रहा है कि वो किसी भी हाल में ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो मे बी उसकी पल्मोनरी फेलियर हो सकता है, लंग्स फेल हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें हमें इमरजेंसी केयर पे ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे अस्थमा अटैक अगर आ रहे हैं उसे, तो हमें इमरजेंसी उसे प्रोवाइड करना है। ब्रोंकोडाइलेटर्स वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उसके अस्थमा अटैक की वजह से लंग फेल ना हो जाए। देन सीओपीडी बहुत ज्यादा एक्सेबेटिंग मीन्स होता है बहुत सीवियर हो जाना, ठीक है। तो सीओपीडी की कंडीशन सीवियर क्यों है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन आ जाती है। ये ऑटोमेटिकली एक बड़ी डिजीज है क्योंकि इसने दो डिजीज को ऑटोमेटिकली कैरी कर रखा हुआ है, एक है एम्फाइसीमा और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एम्फाइसीमा मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे एल्वोलाइज होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी लाइनिंग में। एंड हमारी ब्रोंकाइटिस क्या है कि हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी डिजीज है जो कि हमारे लंग्स को फेल करने के लिए बहुत इजीली फेल कर सकती है। देन सीवियर निमोनिया, जब निमोनिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और कंटिन्यूअस हार्मफुल एनवायरमेंट और सब्सटेंस से पेशेंट एक्सपोज हो रहा है, तो वो सीवियर हो जा रहा है। तो निमोनिया में हमारे डायरेक्ट इन्फेक्शन या डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन किसका होता है, हमारे एल्वोलाइज का होता है, जिनका मेन फंक्शन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 को एक्सचेंज करना होता है। देन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सो इसमें मैंने आपको बताया कि ये तभी होता है जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है लंग्स की, और लंग्स फेल होने के पूरे इसमें चांसेस होते हैं। देन एक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो मैंने आपको पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया है कि एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी ब्लड क्लॉट जम जाना। तो अगर पल्मोनरी लंग्स के किसी भी पोर्शन में ब्लड क्लॉट जम गया, ठीक है, तो लंग्स अपना जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो हार्ट तक नहीं भेज पाएगा और कार्डियक फेलियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारी डिजीज कंडीशन पे कि कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है पेशेंट को जिसके बेसिस पे हम मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे कॉमन डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हमारे पास है मेडिकेशंस में एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा हुआ है तो हमें इन्फेक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करना है। तो एंटीबायोटिक्स में हम एम्पिसिलिन वगैरह दे सकते हैं, और बाकी तो हमारा डिपेंड करता है डिजीज कंडीशन पे। एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन वगैरह हम दे सकते हैं। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हम सब जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सिंपल सी चीज है जो बैक्टीरियल और वायरल के अफेक्ट हो चुका है, मतलब बैक्टीरियल और वायरल के अफेक्शन को कम करता है, और उसके जो असर होता है, जो उसका रेप्लिकेशन होता है, उनको भी रिड्यूस करके रखता है। नेक्स्ट है डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स हम इसलिए देंगे क्योंकि मे बी किडनी में अफेक्ट आया हो, मे बी वो वाटर को कह सकते हैं कि नहीं फिल्टर कर पा रही हो, यूरिन फिल्टर करके नहीं निकाल पा रही हो, तो उसके लिए हम डायरेटिक्स दे सकते हैं जिससे कि हमारे किडनी का फंक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाए। देन इनहेल्ड ड्रग्स जिसमें हम ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रोंकोडाइलेटर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर केस में। हमें ऑलमोस्ट हर रेस्पिरेटरी केस में हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपने ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके रखना है, इन्फेक्शन हो रखा हुआ है और वो ब्लॉक हो रहा है। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो उस ब्लॉकेज को भी कम करता है, इन्फेक्शन के जो इफेक्ट है उसको भी कम करता है, और जो ब्रोंकाइज है उसके वॉल्यूम को थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, जिससे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम हो जाए। देन रेस्पिरेटरी थेरेपी में O2 थेरेपी इज द मोस्ट कॉमन, बाय मास्क हम दे सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी आफ्टर चेकिंग द SpO2। तो और
प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मैंने आपको बताया था कि 60 मिलीमीटर मर्कुरी, 60 mm ऑफ Hg हमारा एबनॉर्मल माना जाता है, उससे लेस तो और एबनॉर्मल, और हमारा 75 से 100 एबनॉर्मल, वो सॉरी नॉर्मल माना जाता है। तो इन्हीं सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम अपना ऑक्सीजन थेरेपी डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें ज्यादा मार्क्स का कोई आ जाता है, मान लीजिए 10 मार्क्स का आ गया रेस्पिरेटरी फेलियर, तो आप किसी भी डिजीज कंडीशन को, जो भी आप डिजीज कंडीशन कॉजेज में लिखोगे, उस कॉजेज की कोई भी एक डिजीज कंडीशन को उठाना और उसके पूरे मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर देना, तो वो आपका कंटेंट भी एक्सटेंड हो जाएगा, एंड दिस इज अ राइट वे टू like complete the answer. So this is all about respiratory failure. I think आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कम एक्सप्लेन किया है, तो मैंने कम एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट सारी डिजीज कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।